दिसंबर 1970 की वो सर्द रात दिल्ली की सत्ता के गलियारों में कंपकपी पैदा कर रही थी। राष्ट्रपति भवन से एक खबर निकली, लोकसभा भंग। वक्त से 1 साल पहले चुनाव विपक्ष के लिए किसी बम गिरने जैसा था। गुप्त कमरों में सिगार के धुएं के बीच एक नाम गूंज रहा था, इंदिरा गांधी। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि बनारस का एक शख्स, राजनारायण, इतिहास की धारा बदलने वाला है। 19 जनवरी 1971 विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल था, रायबरेली की मजबूत सीट पर इंदिरा के खिलाफ कौन लड़ेगा। तभी एक कड़कती आवाज आई, राजनारायण। ये नाम सुनकर लोग चौंक गए, क्योंकि रायबरेली इंदिरा गांधी का किला था। लेकिन राजनारायण के लिए यह हार जीत का नहीं, जुनून का सवाल था। इंदिरा गांधी ने तंज कसा, विपक्ष के पास चेहरा नहीं, सिर्फ शोर मचाने वाले लोग हैं। जवाब में राजनारायण ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा न था, गिनती से पहले ही विजय जुलूस निकाल दिया। उन्हें यकीन था कि जनता उनके साथ है। 10 मार्च 1971 की सुबह जब नतीजे आए तो सन्नाटा पसर गया। इंदिरा 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत चुकी थी। राजनारायण को गहरा सदमा लगा। तभी गलियों में एक अफवाह फैली, जादुई स्याही। समर्थकों ने कहा, नेताजी, बैलेट पेपर पर ऐसी स्याही थी कि आप जहां मुहर लगाते वो गायब हो जाती और कांग्रेस का चुनाव निशान अपने आप उभर आता है। राजनारायण ने गरज कर कहा, अगर यह सच है तो मैं इस स्याही को अदालत की चौखट तक घसीटूंगा। राजनारायण पहुंचे मशहूर वकील शांति भूषण के पास। शांति भूषण ने साफ कह दिया, जादुई स्याही जैसी बकवास अदालत में नहीं चलेगी। अगर लड़ना है तो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर लड़ो। राजनारायण अड़ गए। उन्हें लगा जैसे वो अपनी आत्मा बेच रहे हैं। अंत में एक समझौता हुआ। इसे केमिकल खेल नहीं बल्कि मैकेनिकल फ्रॉड कहा जाएगा। 258 पन्नों की याचिका दायर हुई और शुरू हुआ 4 साल का वो लंबा इंतजार, जिसने पूरे देश की सांसें रोक दी। जून 1975 फैसले की घड़ी करीब थी। सत्ता ने जाल बिछाना शुरू किया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को 5 लाख रुपए के सूटकेस से लेकर सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी तक का लालच दिया गया। खुफिया विभाग जज के स्टेनोग्राफर के पीछे पड़ गई ताकि फैसला लीक हो सके। लेकिन जस्टिस सिन्हा फौलाद के बने थे। उन्होंने रातों रात स्टेनोग्राफर को गायब कर दिया ताकि कोई दबाव न बना सके। 11 जून की रात फैसला टाइप हुआ और जस्टिस सिन्हा ने अपनी जेब में रख लिया। 12 जून 1975 सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट का कमरा नंबर 24 खचाखच भरा था। जस्टिस सिन्हा ने बिना किसी भाव के पढ़ना शुरू किया। श्रीमती गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का दोषी पाया जाता है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर लगे टेलीप्रिंटर पर शब्द उभरे, इंदिरा गांधी अनसीटेड, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक। एक प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन चुकी थी। राजीव गांधी जब दौड़ते हुए अपनी मां के पास पहुंचे तो इंदिरा ने चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा तो आखिर उन्होंने कर ही दिया। ये एक साधारण से दिखने वाले राजनारायण और एक ईमानदार जज की जीत थी, जिसने भारत में इमरजेंसी की नींव रख दी। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के उस एक फैसले ने दिल्ली के तख्त को हिला दिया था। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। सफदरगंज रोड पीएम आवास के भीतर अब एक ऐसी जाल बिछने लगी थी जिससे भारत के लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। अदालत का फैसला आते ही राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने दिल्ली लौटने की कोशिश की ताकि संवैधानिक संकट को संभाला जा सके। लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें श्रीनगर में ही रोक दिया। वे जानती थी कि राष्ट्रपति का तुरंत लौटना उनके इस्तीफे की मांग को और तेज कर देगा। इधर पीएम आवास के भीतर माहौल गर्म था। इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी के तेवर तीखे थे। उन्होंने साफ कह दिया, इस्तीफा कमजोर लोग देते हैं, हम दुनिया को दिखा देंगे कि असली नेता कौन है। वहीं राजीव गांधी ने भी मां का हौसला बढ़ाया। यहीं से शुरू हुआ दिल्ली की सड़कों पर ताकत का प्रदर्शन। सरकारी बसें भरकर भीड़ जुटाई गई ताकि संदेश जाए, जनता अब भी इंदिरा के साथ है। सत्ता का नशा ऐसा था कि संजय गांधी मंत्रियों तक से भिड़ गए। जब सूचना मंत्री इंद्र कुमार गुजराल पीएम आवास पहुंचे तो संजय ने उन पर चिल्लाते हुए रेडियो टीवी पर प्रोपेगेंडा फैलाने का दबाव बनाया। गुजराल ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं आपकी मां का मंत्री हूं, आपका नहीं। सलीका सीखिए। और नतीजा ये निकला कि कुछ ही दिनों में गुजराल की कुर्सी छीन गई। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट से कंडीशनल स्टे मिला। इंदिरा पीएम तो रहेंगी पर संसद में वोट नहीं दे सकेंगी। अगले ही दिन रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण का जनसैलाब उभर पड़ा। राजनारायण ने मंच से दहाड़ लगाई, याचना नहीं अब रण होगा। इंदिरा को समझ आ गया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। 25 जून की उस काली रात राष्ट्रपति के एक दस्तखत के साथ देश में इमरजेंसी लागू हो गई।
भोर होते ही विपक्ष के सारे दिग्गजों को जेल में डाल दिया गया। राजनारायण को हिसार जेल भेज दिया गया। इमरजेंसी के 19 महीनों के दौरान इंदिरा ने संविधान बदल दिया ताकि कोई अदालत उनके चुनाव को चुनौती न दे सके। जब 1977 में चुनाव का ऐलान हुआ तो जेल से बाहर आते ही राजनारायण ने एक मिशन शुरू किया। उन्होंने जेल से रिहा होकर रहे अपने साथी को 3 गुप्त चिट्ठियां दी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर के लिए। संदेश साफ था, मैदान मत छोड़ना, इंदिरा के खिलाफ लड़ना ही होगा। हालांकि बड़े नेता हार के डर से हिचक रहे थे, लेकिन राजनारायण ने गरज कर कहा, अगर कोई नहीं लड़ेगा तो राजनारायण अकेला लड़ेगा। हितैषियों ने राजनारायण को समझाया कि इंदिरा के खिलाफ रायबरेली से लड़ना आत्मघाती है, कहीं और से पर्चा भर लो। राजनारायण ने कड़क कर जवाब दिया, क्या मैं पद या का लोभी दिखता हूँ? मैं सिर्फ रायबरेली से लड़ूंगा और उस भ्रष्ट सत्ता को सबक सिखाऊंगा। चुनाव प्रचार में राजनारायण ने अपना देसी अंदाज दिखाया। एक जनसभा में थैली से गुड़ और चना निकालते हुए बोले, भाइयों हम जनता के आदमी हैं, गुड़ चना खाकर गुजारा कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो वीआईपी जिसके कुत्ते भी ठाठ में रहते हैं। अब वक्त आ गया है कि इस शाही ठाठ को मिट्टी में मिला दें। नतीजे का दिन आया। रेडियो पर जब खबर गूंजी तो पूरे देश में सन्नाटा पसर गया और फिर जश्न का शोर शुरू हुआ। जिस रायबरेली को इंदिरा का अभेद किला माना जाता था, वहां राजनारायण ने 55,000 से ज्यादा वोटों से धूल चटा दी। यह सिर्फ एक चुनाव का जीत नहीं थी, यह उस शख्स की जीत थी जिसने हार के सदमे और जेल की काल कोठरी के बावजूद झुकना नहीं सीखा। यह कहानी थी उस शख्स की जिसने भारत की सबसे ताकतवर महिला को धूल चटा दिया। राजनारायण जिन्हें इतिहास शायद भूल चुका है, लेकिन उनका जिगर आज भी मिसाल है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।